गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आई होप आपका नीट का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और एक अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। चलिए हम लोग नीट का पेपर डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दो बॉडी हैं जिनका मास दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी जहाँ पे फील्ड जीरो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये एक बॉडी, इसका मास m है और दूसरी बॉडी जो है इसका मास 9m है। अब हमको ये देखना है कि इनके बीच में वो पॉइंट जहाँ फील्ड जीरो, तो इस बॉडी की वजह से, इस बॉडी का नाम A दे देते हैं, इस बॉडी का नाम अभी B दे देते हैं। तो इस बॉडी की वजह से जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो G ड्यू टू A और इधर होगी G ड्यू टू B और ये दोनों इक्वल होगा तभी जीरो होगा। लेट एज्यूम ये डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी r माइनस एक्स। और फील्ड जीरो करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, G ड्यू टू A इज इक्वल टू G ड्यू टू B। दिस इज G m बाई एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू G 9m बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यदि यहाँ से हम लोग रूट लेते हैं बच्चों तो ये आएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई r माइनस एक्स और यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू r बाई 4। नाउ यदि हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, किसकी बात करें हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vg, तो इस बॉडी की वजह से कितना आएगा, तो ये आएगा G m बाई एक्स माइनस G 9m बाई r माइनस एक्स। अब यदि ये वैल्यू हम लोग पुट करें तो ये आएगा माइनस G m बाई r बाई 4 माइनस 9G m बाई, ये हो जाएगा r बाई 4, तो ये हो जाएगा 3r बाई 4 ऊपर जाएगा तो ये 3, तो ये फाइनली आया माइनस Gm बाई r, ब्रैकेट में यहाँ 4 आया और यहाँ आया 12, डेट इज इक्वल टू माइनस 16 Gm बाई r। इट मीन हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज दिया हुआ है लैम्डा। अब बाल्मर सीरीज के लिए हम लोग का n1 होता है 2 और n2 शॉर्टेस्ट के लिए n2 होगा इनफाइनाइट। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू r टाइम्स 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर। इससे हम लोग को क्या एक्सप्रेशन मिला, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू r बाई 4, या यहाँ से लिख सकते हो कि लेमडा इज इक्वल टू 4 बाई r। अब इन्होंने फिर से कहा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताना है ब्रैकेट के लिए। तो यदि ब्रैकेट की बात करें, ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो इसके लिए n1 की वैल्यू हो जाएगा 4 और n2 की वैल्यू होगा इनफाइनाइट टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से n बाई लेमडा डैश यदि लिखें तो ये r 1 बाई 16 और ये 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा डैश इज इक्वल टू नथिंग बट 16 बाई r, डेट इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 4 बाई r, डेट इज इक्वल टू 4 लेमडा। समझ में आएगी बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड नंबर को देखा जाए। ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर कह रहा है कि लाइट ट्रेवल द डिस्टेंस x इन टाइम t इन एयर। तो बताओ v इन एयर यदि हम लोग लिखें तो v इन एयर कितना हो जाएगा, x बाई t1। और कह रहा है कि एक मीडियम डेंसर मीडियम है जिसमें, ये मीडियम की बात किया जाए
इस मीडियम में 10x डिस्टेंस चलता है टाइम t2। तो आपको बताना है क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम। अब देखो क्रिटिकल एंगल कभी भी देखना होता है तो डेंसर रेयरर, क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर में बनेगा और उसके लिए रेयरर में जो एंगल होता है वो एंगल की वैल्यू 90। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं म्यू ऑफ डेंसर इंटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयरर इंटू साइन 90। अब यहाँ से यदि हम लोग साइन थीटा सी की बात करें तो ये वैल्यू आएगा म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर। क्लियर बात समझ में आए। अब एक बात और हम लोग पहले से जानते हैं कि म्यू 1 बाई म्यू 2 इज इक्वल टू v2 बाई v1। तो इसी चीज को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं v इन डेंसर मीडियम बाई v इन एयर। अच्छा ये बताओ अभी हम लोग क्या निकालें, छोटा कर लेते हैं। चलिए यहां से हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा सी इज इक्वल टू, बताओ v इन डेंसर क्या होगा 10x बाई t2 और यही वैल्यू यदि पुट करें यहाँ x बाई t1 तो x कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 10t1 बाई t2। तो क्रिटिकल एंगल कितना लिखा जाएगा साइन इनवर्स 10t1 बाई t2। देख लो आप कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो कह रहा है कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस दिया है 4 माइक्रो हेनरी और उसके अंदर करंट की वैल्यू कितना दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एनर्जी इन इंडक्टर क्या होती है हाफ एल आई स्क्वायर। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एल की वैल्यू कितना दिया है बेटा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और यदि 2 का स्क्वायर करें तो यहाँ से आया 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल, या इसको लिख सकते हैं 8 माइक्रो जूल। हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो फार्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सॉफ्ट सोल्यूशन जिसका सरफेस टेंशन दिया है। देखो बच्चों जब सॉफ्ट बबल देखोगे तो अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर। तो यहाँ पे दो सरफेस बने, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। तो यहाँ पे जो सरफेस एनर्जी स्टोर्ड होगी वो दो सरफेस पे होगी। तो डेट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू सरफेस टेंशन। अब इसकी वैल्यू यदि हम लोग रखें तो वैल्यू पुट करो 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 2 और इंटू करो वैल्यू कितना ये 0.03। अब इसको यदि आप पाई की वैल्यू रखो 3.14 इंटू 8 इंटू 0.03 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 और इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी 3.01 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच किया है 2 सेंटीमीटर। इफ द स्प्रिंग स्ट्रेच करते हैं बाई 8 सेंटीमीटर तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ये बहुत फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मान लीजिए कि u1 की बात करें तो हाफ के x1 स्क्वायर, u2 की बात करें तो ये होगा हाफ के x2 का स्क्वायर। यदि इनका रेशियो ले लें u1 बाई u2 डेट इज x1 बाई x2 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2 बाई 8 का होल स्क्वायर, ये 1 बाई 16 होगा। तो यहाँ से u2 आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक फुटबॉल प्लेयर है जो पहले साउथ वर्ड की तरफ मूव कर रहा है,
सडनली वो एक टर्न लेता है और ईस्टवर्ड की तरफ सेम स्पीड से जाता है। तो आपको बताना है कि उसके ऊपर लगने वाला द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग, ये बताना है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब उसका यदि हम लोग यू इनिशियल बात करें तो यू इनिशियल उसका किधर है, और साउथ, दैट इज वी नॉट माइनस जे। और उसका यू फाइनल किधर है, या वी फाइनल बोल सकते हो, तो वी नॉट टूवर्ड्स ईस्ट। अब यदि हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन। यहाँ पे देखा जाए तो ये होगा वी नॉट आई माइनस वी नॉट माइनस जे डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बताओ, तो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू वी नॉट आई प्लस जे बाई डेल्टा टी। अब यदि हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो डायरेक्शन तो वही होगा जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो ये आया आई और जे दोनों में इक्वली, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया बच्चों, जिधर उसका एक्सेलरेशन होगा उधर ही नेट फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन आई और जे, इसको यूनिट वेक्टर बना के भी कर सकते हैं, बट हमको तो डायरेक्शन क्या बताना है, पहले नॉर्थ ईस्ट। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप टू क्लोजर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी फॉर, यदि बात करें हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप, क्या फार्मूला होता है, एन वी बाई 2L। और यदि फॉर क्लोज पाइप बात करें तो ये होता है एन वी बाई 4L। यहाँ पे इन्होंने लेंथ सेम दिया हुआ है कि दोनों पाइप का लेंथ जो है सेम है, तो इन्होंने इसका फ्रीक्वेंसी वो भी फंडामेंटल के लिए पूछा है, मतलब बोथ केस में एन की वैल्यू 1 लेंगे और L1 इज इक्वल टू L2। तो ये वैल्यू यदि देखा जाए तो डायरेक्टली क्या आने वाला है, 1/2 डिवाइड बाई 1/4, दैट इज 4/2, 2:1। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ जो इजी सर्किट है, सिंपली एक सिंगल लूप है, और सिंगल लूप में करंट का वैल्यू क्या होती है, तो समेशन ऑफ ई बाई समेशन ऑफ आर होता है। तो यदि करंट की वैल्यू हम लोग निकालें, यहाँ देखिए ये दोनों बैटरी एक दूसरे का अपोज कर रही हैं, तो ये 10-5 डिवाइड बाई समेशन ऑफ आर यदि करें हम लोग तो 10 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2, 0.5 एम्पियर। और करंट यहाँ देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन होगा इधर होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हम लोग का ये करंट ऑप्शन होगा। ये इजी क्वेश्चन में ही ये भी आएगा। अब चलिए 11 नंबर को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्या फर्क पड़ेगा। देखो बच्चों, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता है, ये होता है 1/ω, और ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिक्रीज किए, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, ओमेगा डिक्रीज हुआ, इसका मतलब कि XC इंक्रीज हुआ। और सर्किट में करंट की बात करें हम लोग तो जो भी V सोर्स होगा डिवाइड बाई XC। अब X रिएक्टेंस बढ़ रहा है तो ये वैल्यू बढ़ी, तो ये करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। हम लोग कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट इन कैपेसिटर विल डिक्रीज। एक बात यहाँ पे मेंशन कर दे रहा, जब किसी भी कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर को आप किसी सोर्स से जोड़ते हो, किसी सोर्स से आप जब इसको ऐड करते हो, और ये वेरिएबल यदि सोर्स है, मतलब यहाँ पे करंट जब वेरी करती है
तो जो इस में करंट आती, कंडक्शन करंट होता है, वही डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है। कैपेसिटर के अंदर जो कंडक्शन करंट होती है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो चूंकि कंडक्शन करंट चेंज हो रही है इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट भी चाहिए। इसका मेन रीजन ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि द एरर इन मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेड फ्लुएंस। अच्छा, कोई भी अनप्रिडिक्ट, जो पहले से आप नहीं जान रहे हो, उसको ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ऐसे एरर को रैंडम एरर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, जैसे यही है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जहां भी एंगुलर वेक्टर है वो एक्सिस के अलोंग होगा, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इजी क्वेश्चन, मतलब इसको देखते जाओ करते जाओ। 14 नंबर देखिए, द कह रहा है 14 नंबर के अंदर क्या बोल रहा है? द व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v, रिमेनिंग हाफ 2v से द एवरेज स्पीड बताओ। चलो मान लेते हैं कि कोई व्हीकल है, वो a से b गई, ये दूरी x मान लो, ये x मान लो, ये v स्पीड से, ये 2v से। तो इसमें समय कितना लगा? x/v। इसमें समय कितना लगा? x/2v। एवरेज स्पीड क्या होता है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस 2x बाई टाइम t1 प्लस t2। कितना आएगा बताओ तो बच्चों? इजीली देखो, 2x डिवाइड बाई x/v प्लस x/2v। यहाँ से सॉल्व करो तो ये वैल्यू निकल के आएगी 4v/3। 4v/3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आप लोग थोड़ा सा, हम लोग सोल्यूशन जल्दी जल्दी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप वीडियो पॉज करके भी देखिएगा इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर को देखिए। कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, जो गैल्वेनोमीटर इस सर्किट के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे करंट हो गई 0। यदि यहाँ करंट 0 हो गई तो यहाँ का जो वोल्टेज आएगा वो इसी के बराबर आएगा, 2 वोल्ट आएगा। तो यहाँ कितना आ गया? 8 वोल्ट। अब वोल्टेज का डिवीजन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो V1 रेशियो V2 इज R1 रेशियो R2। तो बताइए V1 कितना आया? 8 डिवाइड बाई V2 कितना आया? 2। डेट इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई R2 की वैल्यू हमको पता करना है R। यहाँ से यदि सॉल्व किया जाए तो R इज इक्वल टू 100 ओम। कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा? 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। ये कार्बन कोडिंग के ऊपर है सवाल। कार्बन कोडिंग इंपॉर्टेंट आता ही आता है, तो इसके लिए हम लोग कोड याद करना पड़ता है। याद करिए कोड, BB रॉय, गो बैक विलेज गेट। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दिया है ±5%। इसका मतलब क्या होगा? ये हो गया 22 इंटू 10⁻3, 10⁻3। और जो पावर होता है वो 3rd डिजिट होता है। तो कौन सा होना चाहिए बताइए? ऑरेंज कलर। एक बार इसको कोड को आप देख लीजिएगा अपने नोट में, है ना। कोड को अलग अलग तरीके से याद कराया जाता है। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, उसके बाद हम 10 की पावर देखते हैं, फिर टॉलरेंस वैल्यू देखते हैं। आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में इफिशियंसी के ऊपर एक बेस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है कि एक कार्नोट इंजन है जिसकी इफिशियंसी 50% है, और सोर्स एट टेम्परेचर इतना पे है, तो आपको बताना है टेम्परेचर ऑफ सिंक। बताओ, हम लोग इफिशियंसी का क्या फार्मूला लिखे हैं? इफिशियंसी बराबर 1 - T लो बाई T हाई इंटू 100। यदि इफिशियंसी हम लोग किस में देख रहे हैं? परसेंटेज में। तो ये है 50 इज इक्वल टू 1 - T लो नहीं आइडिया है, हाई की वैल्यू कितना है? 300। तो इसको केल्विन में बदलेंगे हम लोग, तो 327 प्लस 273 डेट इज इक्वल टू 600 केल्विन। तो वैल्यू 600 केल्विन इंटू 100 रखो, तो ये वैल्यू आया हाफ इज इक्वल टू 1 - T लोल बाई 600
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टी सिंक या लो डेट इज इक्वल टू 300 केल्विन। इसी को यदि आप बदल दो तो ये कितना आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, देख लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। देखो अब यहाँ पे क्लोज सरफेस की बात किया है और खास करके मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से हो सकता है कि इसके अंदर कोई हम लोग बार मैग्नेट रखते, तो क्या होगा, जितनी लाइंस बाहर जाएगी उतनी ही लाइंस अंदर आएगी। या इसको किसी फील्ड में रख दें हम लोग, तो फील्ड में रखेंगे तो जितनी भी लाइन इन करेगी उतनी लाइन आउट करेगी, तो हमेशा जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। ऑलवेज फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करेगा। या किसी फील्ड में रखोगे तो किसी क्लोज सरफेस से जितना इन होगा फ्लक्स उतना ही आउट होगा, तो नेट जीरो हो गया। और यदि आप डाइपोल रखे हो, हमेशा डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो जीरो होना ही होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ये फुल वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर दो पीएन जंक्शन डायोड यूज हो रहा है, सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर और लोड रेजिस्टेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट। देखो बच्चों, जब कभी भी हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग रेक्टिफायर यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन अभी भी करंट का फ्लैक्चुएशन होता रहता है, तो उस फ्लैक्चुएशन को, जैसे एसी को आप, ये एसी दिया है, इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप जब भी रेक्टिफायर यूज करते हो तो ये फ्लैक्चुएशन होता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर। क्या यूज करते हैं? कैपेसिटर। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने है। क्या कह रहा है? द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस भी। देखो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन कन्वर्टेड इनटू एक्सरे, एक्सरे में वो कन्वर्ट होगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी ई भी नॉट, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू एससी बाय लेमडा। ये यदि मैक्स लोगे तो ये एनर्जी के लिए लेमडा मिनिमम आएगा, तो लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू 1/v। कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बात, तो यहाँ दिया हुआ है कि द टेम्परेचर ऑफ द गैस दिया हुआ है और बोल रहा है कि टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो स्पीड है कितना हो जाए 3 टाइम्स। इसका मतलब कि उसकी पहले आरएमएस वैल्यू भी है तो बाद में आरएमएस वैल्यू पहले से 3 टाइम्स बढ़ जाए, इसका मतलब कि 4 भी हो जाए। और हमको पता है कि वी आर एम एस की वैल्यू क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लोग V1/V2 की बात करें तो ये लिखा जाएगा √T1/T2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये तो 1/4 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -50 + 273 डिवाइड बाई T2। ध्यान रहे ये T2 केल्विन में आएगा। अब यहाँ से यदि हम लोग T2 को सॉल्व करें तो ये वैल्यू निकल के आएगी 3295 केल्विन। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टर इज L बराबर 10 मिली हेनरी, कैपेसिटर दिया 1 माइक्रोफैरड, रेजिस्टेंस R 100 दिया है, फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस अकर। देखो फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब होती है? जब XL इज इक्वल टू XC। XL होता है ओमेगा एल, XC होता है 1/ωc। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। क्लियर? चलिए ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो 1/√LC। L की वैल्यू कितना है? तो 10 × 10⁻³ और ये C कितना है? तो 10⁻⁻6।
तो ये वैल्यू निकल के आया 10⁻⁻6, तो 1/10⁻⁻8 हुआ, तो ये -4 निकलेगा, इसका मतलब 10⁻4। ध्यान से देखिए 10⁻4। अब इन्होंने पूछा है कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा बराबर 2πf दैट इज इक्वल टू 10⁻4। अब यहाँ से डिवाइड कर दो, एफ बराबर 10⁻4 डिवाइड बाई 2π दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो 10/2π इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1.59 इंटू 10⁻3 हर्ट्स, या इसको किलो में बदल दो तो 1.59 किलो हर्ट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, सब लोग यहाँ ध्यान से देखो। कह रहा है कि ए 12 वोल्ट 60 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी एंड कनेक्टेड एसी आरएमएस वैल्यू, ये प्राइमरी का वोल्टेज दिया। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर आइडियल है। ये बताओ, ट्रांसफार्मर का तो बेसिक इक्वेशन है, ट्रांसफार्मर ना तो पावर प्रोड्यूस करता है ना तो कंज्यूम करता है, तो जो पावर आउटपुट पावर होगा वही इनपुट पावर होगा। तो पावर इज इक्वल टू आई भी, बताओ भी कितना है 220 वोल्ट और पावर कितना है 60। तो आई इन प्राइमरी इज इक्वल टू 60/22 दैट इज इक्वल टू 6/22। ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 0.27 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन में आएगा। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब लोग यहाँ ध्यान से देखें। कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजीएम का दिया हुआ है, पोटेंशियम का, सोडियम का, और ये वैल्यू दिया है सीजीएम के लिए 2.14, पोटेंशियम के लिए 2.30 और सोडियम के लिए 2.75 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। और इन्होंने कहा कि जो वे इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका जो एनर्जी है 2.20। हमको पता है कि जो आने वाली लाइट का जो एनर्जी होगा, जो फोटोन की एनर्जी होगी, यदि ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो चांस है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लेकिन इसकी एनर्जी यदि कम हो गई वर्क फंक्शन से तो 100% श्योर है कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। और सिर्फ एक ऐसा सीजियम के पास, सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो ये आने वाले फोटोन की एनर्जी से कम है, तो सिर्फ सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकलने का चांस है। तो इसलिए हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस में शो होगा, सिर्फ सीजियम में, और बाकी किसी में शो नहीं होगा। ठीक है, ये भी फंडामेंटल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाया हुआ है 30 एंगल बनाया हुआ। कितना एंगल बनाया हुआ 30 एंगल बनाया हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है 2 × 10⁵ दिया हुआ है। और इस डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो 4 न्यूटन मीटर है। तो आपको बताना है कि डाइपोल का के ऊपर चार्ज कितना है, यदि डाइपोल का लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू P×E। अब यदि यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PE sin थीटा। ये दिया है 4 न्यूटन। टॉर्क हम लोग लिख सकते हैं Q × D, जो P और E की वैल्यू 2 × 10⁵ और sin 30 हाफ। अब यहाँ से यदि वैल्यू हम लोग पुट करें 4, Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁻2 × 10⁵। अब यहाँ से इसको देखो 2 आया और यहाँ पे 3 है तो इधर आके -3 होगा, तो 2 × 10⁻³ कूलम, इसको 2 मिली कूलम। कौन सा आंसर करेक्ट होगा बच्चों, पहला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखिए।
बोल रहा है कि इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट विद फ्रीक्वेंसी इतना दिया है और एम्पलीट्यूड दिया है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन क्या है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ई, या बी नॉट इंटू सी बराबर ई नॉट। बताओ बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई सी, ई नॉट ये है 48 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू पावर 8, तो ये हो जाएगा, या ये होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -7। तो ये कोई ऑप्शन दिखा -7, ये यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, ये है 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, ऐसा भी नहीं है कि ये भारी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। और बोल रहा है कि मास को मेजरमेंट ये दिया हुआ है, रेडियस का मेजरमेंट दिया हुआ है और लेंथ का मेजरमेंट दिया है, और आपसे पूछा है परसेंटेज, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो यदि डेंसिटी को हम लिखें तो डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, और चूंकि सिलेंडर है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। तो परसेंटेज एरर ऑफ डी इज इक्वल टू 1 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस प्लस 1 टाइम परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ। क्योंकि ये एरर है तो हम लोग सब इसमें पॉजिटिव लेते हैं। अब हमको ना परसेंटेज एरर ऑफ मास रखना होगा, परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस एंड परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ को रखना होगा। चलिए 1 बाई 1 कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम बात करें परसेंटेज एरर ऑफ मास, थोड़ा सा मैं बोला ना कि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो डेट इज इक्वल टू 0.002 डिवाइड बाई 0.4 इंटू 100, ये वैल्यू निकल के आएगी 1/2। परसेंटेज एरर ऑफ यदि रेडियस की बात करें तो रेडियस के लिए 0.001 डिवाइड बाई 0.3 इंटू 100, ये वैल्यू 1/3 निकल के आएगी। इसी तरह परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ की बात करें तो वो कितना आएगा 0.02 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, तो ये आएगा 2/5, 2/5। चलिए अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी, परसेंटेज एरर ऑफ मास हाफ हुआ, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस इज द 1/3 प्लस परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ 2/5। चलो इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 30 ले लिया, ये आया 15, ये 20 हो गया, और यहाँ पे 6 के 12, ये वैल्यू निकल के आ गई 35, ये 4.7 डिवाइड बाई 3 में कम 3, 1.5 के आसपास आएगा। दैट इज द, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, मेडिकल बैच के बच्चों के लिए तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कर रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया है 20 सेकेंड, 20 मिनट दिया हुआ, कितने टाइम बाद उसकी एक्टिविटी 1/6 हो जाएगी। ये भाई एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, और ये इतना हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी क्या हो जा रहा है 116। तो हम क्या कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू A0 1/2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये वैल्यू यदि ध्यान से देखा जाए तो ये A0/16 हो गया, A0 1/2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यहाँ से ये वैल्यू देखा जाए तो ये हो गया 1/2 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू 1/2
नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ आया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ दैट इज इक्वल टू 4। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू टी इंटू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू टाइम। तो ये 20 मिनट है, तो ये आ गया आपका 80 मिनट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, द रेडियस ऑफ गाइनेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट ओन एक्सिस दिया हुआ है और होलो स्फीयर दिया है। देखो, और यहाँ पे रेडियस ऑफ गाइनेशन का फार्मूला क्या था, एम के स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से के इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एम। अब यहाँ इन्होंने बोला है मास सेम रखना है, सेम मास एंड रेडियस दोनों को सेम रखे। तो चलिए, के ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइड बाई के ऑफ हॉलो स्फीयर। के ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होता है बच्चों, तो ये है 2/5 एम आर स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई 2/3 एम आर स्क्वायर बाई एम। तो यहाँ से आया आंसर 3/5। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये बोनस जाएगा, है ना, ये सबके लिए सेम होगा। कुछ लोग इसको ऑप्शन कह रहे हैं कि नहीं 3/5, बट नहीं, इसका सही करेक्ट आंसर यही है। तो अभी इस बार नन है ना, ये बोनस जाएगा नन, इसका अभी कोई भी इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, इसको लेकर पैनिक नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन माना जाएगा, बहुत ही इजी माना जाएगा। देखो यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 6 माइक्रोफैरड, और ये 3 फिर से ये सीरीज में हो गया। तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई सम, ये आ गया 2 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन तो सबसे इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिया है। तो इफ स्क्रीन को मूव करते हैं अवे फ्रॉम द स्लिट, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज विल रिमेन कांस्टेंट। देखा जाए, जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये सोर्स S1 और ये सोर्स S2 है, और ये स्क्रीन होती है जो इससे d दूरी पे रखी जाती है, और यहाँ पे कोई फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यदि बना, तो हम लोग क्या फार्मूला लिखते हैं कि dy/d इज इक्वल टू लेमडा, या यहाँ से dy/d इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए पहले के लिए, लेमडा। तो यहाँ से हम लोग बात करें सिंपल भाषा में कि जो फ्रिंज विड्थ आई, वो आई y/d दैट इज इक्वल टू लेमडा/d, लेमडा/d। अब कह रहा है कि इसको हम लोग मूव करें, d को बढ़ाएं। अब देखो d को बढ़ाओगे तो y चेंज होगा, y और d ऐसे चेंज होगा कि लेमडा/d कांस्टेंट रहेगा, और y/d को ही हम लोग बोलते हैं फ्रिंज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो लेमडा/d हुआ, तो वो रहेगा रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब कि ये तो है ट्रू। फिर सेकंड इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of large wavelength, then angular separation of the fringe width। फिर से वही क्वेश्चन, ये बताओ लेमडा को बढ़ा दिया तो फ्रिंज विड्थ बढ़ गया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, और इन्होंने कहा कि ये डिक्रीज हो गया है, ये डिक्रीज हो गया मतलब ये है फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग का क्या हो गया कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, 4 नंबर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन को देखो बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि ए बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन विद स्पीड ऑफ इतना, डायरेक्शन एंगल एबव द हॉरिजॉन्टल, देन द मैक्सिमम हाइट। अच्छा ये बताइए मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट इज u वर्टिकल का स्क्वायर बाई 2t। u वर्टिकल कितना हो जाएगा, तो 280 sin 30 का होल स्क्वायर
डिवाइड बाई 2, जी की वैल्यू 9.8। अब ये वैल्यू यदि आप पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 280 इंटू 280 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8। अब ये वैल्यू सॉल्व करिए, ये सब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गिवन दो स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है, कह रहा है कि फोटोवोल्टिक डिवाइस। फोटोवोल्टिक डिवाइस किसको बोलते हैं, सोलर पैनल को बोलते हैं हम लोग। सोलर पैनल जो होता है फोटोवोल्टिक डिवाइस है ना, कन्वर्ट द ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है, ये तो ट्रू बात है, ये ट्रू है। जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर द रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, ये भी ट्रू है। इसका मतलब बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। कौन सा होगा स्टेटमेंट सही, बोथ आर करेक्ट, सेकेंड करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एकदम टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटिव हैं। पर वेंचुरी मीटर किस पे, बर्नौली थ्योरम, फ्री का मार्क्स, फ्री का मार्क्स। चलिए 35 को देखा जाए, कह रहा है कि ई डॉट डी एस 0 है, ई डॉट डी एस 0 है। इसका मतलब कि उसके अंदर जितनी लाइन इन की उतनी लाइन आउट हो गई। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू, जो उसके बाहर जा रही होंगी। ये भी फ्री का मार्क्स है। आगे बढ़ते हैं, 36 को देखा जाए, कह रहा है कि लेट बी द, एक वायर है जो सीलिंग से हैंग किया है और इसके ऊपर W वेट हैंग किया गया। तो इसमें स्ट्रेस बताना है कितना है। तो ये होता है टेंशन बाई एरिया, और टेंशन यहाँ किसके बराबर आ जाएगा, W के बराबर, दैट इज द W बाई ए। तो दैट इज, ये भी फ्री के मार्क्स है, बेसिक, इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए, तो डायरेक्ट भी बोला जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है। पर है कि एक बुलेट फ्रॉम द गन इज फायर ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u, और वो जब 24 सेंटीमीटर इंटर करता है ब्लॉक के अंदर तो उसकी स्पीड u/3 हो जाती है। तो बताता है कि और फर्दर वो इंटर करके और एकदम लास्ट एंड पे पहुंचता है, एग्जैक्टली अदर एंड ऑफ ब्लॉक। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मान लो कि ये ब्लॉक, इस ब्लॉक की लेंथ l है। अब जब ये यहाँ से 24 सेंटीमीटर जाता है, यहाँ पे स्पीड क्या थी इसकी u, और यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाती है u/3। तो यदि हम फार्मूला लगाएं कि v स्क्वायर बराबर u² माइनस 2dx, तो पहले केस में क्या लिखेंगे हम लोग, u/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू u² माइनस 2d इंटू 24। दूसरे केस में लिखेंगे 0 का स्क्वायर बराबर u² माइनस 2dl, l दूरी चला। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आया u/9 और इधर लाओ, तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन से देखो क्या आएगा, 2d इंटू 24 इज इक्वल टू u² बाई u माइनस u² बाई 9, दैट इज इक्वल टू 8u² बाई 9। और दूसरे क्वेश्चन से आया 2dl इज इक्वल टू u², यहाँ से डिवाइड कर दो, तो 24/l इज इक्वल टू 8/9। यहाँ से मिला l इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, ये भी इजी ही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम लगेगा, नीट के उससे कहेंगे तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, बट ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द हॉरिजॉन्टल ब्रिज है जो एक किसी रिवर के ऊपर बना है, एक स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रू द स्मॉल वॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड से, और वो वाटर से 4 सेकंड बाद जाके कोलाइड करता है। ये फिर से वही बात, ये
मान लो कि ये ब्रिज और यहाँ पे वाटर, यहाँ पे बच्चा खड़ा है, इसने बॉल को ऊपर फेंका, ये जाके वाटर से टकराया। लेट एज्यूम इसकी हाइट h है, तो हम यूज करें फार्मूला h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस h नीचे है u की वैल्यू कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी 4, ऊपर है तो प्लस हाफ, g नीचे होता है तो -10 इंटू टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, डेट इज माइनस h बराबर 16 माइनस 80, तो यहाँ से h बराबर 64 मीटर। इजी क्वेश्चन। ये कैनामेटिक्स के लगभग हर बच्चा किया हुआ क्वेश्चन होता है, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो किया हो, हर एक बच्चा ये क्वेश्चन किया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखो सब लोग देखें, इस वायर की वजह से यदि हम लोग फील्ड की बात करें पॉइंट पी पे, इस वायर की वजह से यदि फील्ड की बात करें तो ये फील्ड किधर आएगी, राइट हैंड से अंदर की तरफ आएगी, इस वायर की वजह से भी अंदर आएगी और आर्क की वजह से बाहर आएगी। फिर से इस बात को समझिए, इस स्ट्रेट लाइन वायर के वजह से पी पे इनसाइड फील्ड आएगी, इसकी वजह से इनसाइड आएगी और आर्क की वजह से बाहर आएगी। बाहर फील्ड को पॉजिटिव लेंगे, अंदर फील्ड को निगेटिव लेंगे। तो चलिए बी नेट की बात करें तो पहले आर्क से लिखते हैं, म्यू बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू एंगल पाई। ठीक है, चलो स्ट्रेट लाइन से लिखते हैं तो म्यू बाई 4 पाई आई बाई आर। अब देखो वन एंड है ऑफ इनफाइनाइट, तो एक एंगल 90 और एक एंगल 0, तो साइन 90 साइन 0 तो 1 होगा, तो ये 1 आएगा, लेकिन -1 लेंगे। क्यों -1? अंदर की तरफ है। इसी तरह दूसरे वाले वायर की वजह से भी सेम आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग म्यू बाई 4r आई ऊपर रखें और पाई को एंट्री करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 2 बाई पाई आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, पॉइंटेड अवे फ्रॉम पेज, करेक्ट। तो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चे गलती कर जाते हैं डायरेक्शन वगैरह देखने में, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने कहा कि नेट इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, नेट इम्पीडेंस कितना आता है, ध्यान करिए। तो जेड बराबर फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि हमको एक्सएल चाहिए और एक्सिस चाहिए। चलिए पहले हम लोग एक्स एल निकालते हैं। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा कितना दिया हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंसी है 50, तो ओमेगा हो जाएगा 100 पाई। चलिए लिखिए 100 पाई, और एल की वैल्यू कितना है बच्चों, एल इज 50 बाई पाई, और मिली का मतलब 10⁻³ फटा, ये आया 5 ओम। एक्स सी निकालते हैं, एक्स सी इज 1 बाई ओमेगा सी, ये होगा 1/100 पाई, सी कितना दिया बेटो 10⁻³ पाई नीचे है इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो है माइक्रो, तो 10⁻⁻6। तो चलो यहाँ से करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हुआ, यहाँ -3 अभी बचा, तो ये ऊपर जाएगा, -2 बचा, ये तो 10 हो जाएगा। चलिए अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, आर की वैल्यू सीधा दिया हुआ है, ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 125, 5√5। कौन सा करेक्ट होगा, 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये वाला पोर्शन, कैलकुलेशन मेडिकल में इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 41 नंबर देखो क्वेश्चन बच्चों, 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इतना दिया हुआ है।
ठीक है। व्हाट इज द रेडियस अलाउड टू ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, थर्ड ऑर्बिट। तो देखो n1 बराबर 1 है, n2 बराबर दिया है थर्ड। r का फार्मूला देखा जाए तो r इज 0.53 m स्क्वायर बाई जेड। यहाँ से यदि r1/r2 की बात करें तो ये हो जाएगा n1/n2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/3 का होल स्क्वायर 1/9। तो यहाँ से r2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ r1, 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4.77 एंगस्ट्रॉम। इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूला बेस है। चलिए 42 नंबर को देखा जाए। 42 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन पे, सब लोग देखें कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ सरफेस के पास में रिवॉल्व कर रही है, जिसका टाइम पीरियड टी दिया है, डेंसिटी दिया है अर्थ का, जी एक्सेलरेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट दिया है, और इस क्वांटिटी की वैल्यू पूछा है। चलिए हम लोग कहेंगे कि मानिए कि ये अर्थ, इस अर्थ के चारों तरफ कोई एक सैटेलाइट यदि रिवॉल्व कर रही है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। दैट मीन जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट बाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो एम से एम कैंसिल हो गया, तो हम लोग लिखेंगे जी एम ई बाई आर इक्वल टू वी स्क्वायर। भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, व्हाट इज द भी। आओ यहाँ लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जी ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई आर। अब भी को लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई टी का होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ कैलकुलेशन गायब होगा, जी डी 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब को अब आर स्क्वायर ही लिख दो, आर गायब कर दो, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी। ठीक हुआ, तो देखो 4 कैंसिल हुआ, पाई से एक पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब उन्होंने और एक 3 यहाँ से टर्म बचा है 4/, क्या टर्म दिया है देखो तो यहाँ पे 3 पाई बाई जी डी, एक पाई यहाँ बचा था, ये 3 उधर लेता, ये नीचे टी का स्क्वायर आया, तो क्या आया टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई बाई जी डी। तो ये देखो किसके बराबर आ गया, टी स्क्वायर। कैलकुलेटिव है, इसको जो कैलकुलेशन करेगा आंसर तुरंत मैच कर जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा कि देखो द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर है 0 डिग्री पे इतना दिया है और 80 डिग्री पे इतना टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये तो फार्मूला बेस है, आर टी बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये दिया है 6.8, ये दिया है 2 1 प्लस अल्फा 80 डिग्री टेम्परेचर चेंज है, तो ये आया 3.4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2.4 बराबर अल्फा इंटू 50, अल्फा बराबर 2.4 बाई 80 हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ गया 3 इंटू 10 टू पावर, यहाँ कर लो इसको कर लो 240 इंटू 10 टू पावर -2, 3 इंटू 10 टू पावर -2। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में आएगा, इजी क्वेश्चन में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर को देखा जाए। 44 नंबर कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पार्ट सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी। ठीक है, अब फ्लोर का ये दिया है, मान लो कि ये कार है,
और इसके फ्लोर पे लेट जो में यहाँ पे फ्लोर बना हुआ है, यदि हम लोग कोई ब्लॉक को रखें और ये कार का एक्सेलरेशन ए है, तो इसके ऊपर क्या होगा, सूडो फोर्स पीछे लगेगा, अब फ्रिक्शन आगे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, नीचे mg लगेगा। तो ये कब तक स्लिप नहीं करेगा, जब तक कि फ्रिक्शन फोर्स ma के बराबर रहेगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स से ma बढ़ गया ज़्यादा तो ये स्लिप करने लगेगा। तो यही वैल्यू रख देते हैं हम लोग। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू mg इज इक्वल टू ma, तो a की वैल्यू म्यू g होगी, म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू इतना दिया, जी तो 1.5 आंसर। ये इजी से भी इजी क्वेश्चन था जो फ्री के मार्क्स थे, कोई बात नहीं। फिर अगला क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 10 रेजिस्टेंस है, 10 रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 0 है, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल सेम बैटरी, करंट का दोनों केस में। तो बताओ, पहले सीरीज की बात कर जाए, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज 10 आर होगा, इन पैरेलल आर इक्विवेलेंट होगा जो R/10 होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए इसमें करंट, पहले सीरीज वाले केस में E/10R, करंट इन केस ऑफ पैरेलल E/R/10। तो यदि यहाँ से हम लोग करंट इन सीरीज बाई करंट इन पैरेलल केस, करंट इन सीरीज बाई करंट इन पैरेलल, तो ये हो जाएगा 1/100, 1/100। तो पैरेलल में 100 टाइम्स बढ़ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। चलिए 46 नंबर को देखा जाए। 46 नंबर पढ़ लो बच्चों, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाए, तो इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कंबाइंड सिस्टम का, है ना। और हर एक लेयर क्या है, थीन है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। इसकी हर एक लेयर की क्या बोला गया है, थीन है। चलो फार्मूला लिखते हैं, याद करो फार्मूला बेसिक क्या होता है, μ1/u माइनस μ2/v इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1r2, ऐसे ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, u को इनफाइनाइट पुट करेंगे, अब v को f पुट कर देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये आएगा फाइनली तो एयर है, तो 1/f इज इक्वल टू, इस मीडियम से इस मीडियम की बात करें तो ये है 1.6 माइनस 1.5 डिवाइड बाई इनफाइनाइट, प्लस इसकी बात करें हम लोग तो 1.5 माइनस 1.6 डिवाइड बाई प्लस 20। फिर आगे बढ़ें तो ये होगा 1.6 माइनस 1.5 डिवाइड बाई आर माइनस मिलेंगे, और फाइनली हम लोग 1 माइनस 1.6 डिवाइड बाई इनफाइनाइट। अब यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया माइनस 0.1/20 माइनस 0.1 डिवाइड बाई 20, दैट इज इक्वल टू माइनस 2/200 माइनस 1/100। यहाँ से एक की वैल्यू माइनस 100 आया, माइनस 100 ऑप्शन दिया, करेक्ट। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन क्लास में अक्सर कराए जाते हैं, इसलिए भी क्वेश्चन को कोई बहुत भारी नहीं माना जाएगा। अब कह रहा है कि 2 थिन लेंस हैं जिसका फोकल लेंथ f है, बट उनमें से एक कन्वेक्स है और एक कनकेव है, दोनों को कांटेक्ट में रखा जाता है। तो हमको पता है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो पहले का होगा 1/f प्लस में, दूसरे का 1/f माइनस में, ये 1/f कॉम्बिनेशन, तो ये वैल्यू आ गई आपका 0। तो यहाँ से फोकल लेंथ
टेंडिंग टू इनफाइनाइट। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है, रटा रटाया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है। कह रहा है कि द एक्सट्री ग्राफ ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 2 सेकेंड। अब यदि टी बराबर 2 सेकेंड पे हम लोग देखें तो पार्टिकल अपने मैक्सिमम पोजीशन पे, और जब मैक्सिमम में है और वो भी पॉजिटिव मैक्सिमम में है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हमको ओमेगा चाहिए। ओमेगा के लिए देखो टाइम है 8, पी इसका कितना दिया है 8 सेकेंड, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 8, दैट इज पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो करो ओमेगा स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 16, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मीटर 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 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। देखो बच्चों कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उससे कुछ दूरी पे पॉइंट दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि इस पॉइंट पे आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी, नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए ये बताइए इससे दूरी ये कितनी है, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये 2 आई, और ये कितना डिस्टेंस आया R2, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कितना हुआ, तो लिखा जाए हम लोग का पोटेंशियल एट पी, तो के क्यू बाई आर वन माइनस के क्यू बाई 8, वैल्यू पुट करिए के क्यू। यहाँ पे एक बात इन्होंने लिखा है 10 टू पावर 2 वोल्ट के मल्टीप्लाई में, तो आर हम लोग का सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में बदलेंगे तो 10 टू पावर -2 चला जाएगा, तो ये आर आया कितना 2 इंटू 10 टू पावर 2 माइनस के क्यू बाई ये है 8 इंटू 10 टू पावर 2। यहाँ से आप के क्यू कॉमन ले लो, 10 टू पावर मल्टीप्लाई में बताना है, तो ये आया 1/2 माइनस 1/8 के क्यू इंटू 10 टू पावर 2। हमको ये वैल्यू बताना है। अब ये वैल्यू कितना आया बच्चों, ये वैल्यू देखिए 8 एलसीएम ले लो, तो 4 माइनस 1 के क्यू इंटू 10 टू पावर 2, ये 3/8 के क्यू इंटू मल्टीप्लाई इतना तो दिया ही है, तो 3/8, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। ये भी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल मान लीजिए या इजी ही मानिए। अब यहाँ पे देखिए ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, लॉजिक गेट का मतलब सिंपल ही क्वेश्चन होगा। चलिए इसको देखा जाए। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि ये यहाँ पे ए है तो ये हो जाएगा ए का अपोजिट, बी है तो बी का अपोजिट। अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होगा और उस पूरे का उल्टा बार करेंगे, तो ये हो गया ए बार बार प्लस बी डबल बार, मतलब ए प्लस बी, ये हो गया आपका और गेट, और गेट। अब और गेट के लिए क्या होना चाहिए, तो और गेट के लिए 0 1 1 1 1 करेक्ट ऑप्शन। चलिए अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कि ये वायर कैरिंग द करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेंथ एल दिया है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतना है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बताना है। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या आता है, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, आई तो आई है, एल जो है एल आई है, अब उसका क्रॉस करना है 2i प्लस 3j माइनस 4k के साथ। तो यहाँ से तो आई एल बाहर ले लो, आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे होगा जो 3k हो जाएगा,
और आई क्रॉस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4j। तो ये वैल्यू आया। अब इसका मैग्नीट्यूड यदि लें हम लोग, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आई एल, इसका मतलब ये हो गया 5IL। तो चलो बच्चों, सारा क्वेश्चन आई होप डिस्कस हो गया। ठीक है, अब एक बार हम लोग ओवरऑल इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर कैसा रहा। तो देखो बच्चों, मैंने जो देखा है उसके अनुसार 11th के पोर्शन से 21 क्वेश्चंस आए हैं और 12th वाले पोर्शन से आए हैं 29। तो अभी भी वही रेशियो मेंटेन है, जो 40% फ्रॉम 11 और 60% फ्रॉम 12। थोड़ा सा एक क्वेश्चन इधर उधर होने से परसेंटेज चेंज हुआ है, बट नियर अबाउट वही है। दूसरी बात किया जाए कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं, तो मेरे अनुसार जो बच्चे रेगुलर क्लास किए होंगे, प्रॉपरली किसी न किसी असाइनमेंट को या किसी किसी के मटेरियल को या कोई बुक रेफरेंस बुक को प्रॉपरली सॉल्व किए होंगे, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देखें, जो कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल वाले, उनकी वजह से मेडिकल के बच्चों को देखा जाए तो मॉडरेट लेवल के पेपर आप कह सकते हैं, या थोड़ा सा एबव द मॉडरेट लेवल, मतलब इसको हार्ड नहीं कर सकते, ना तो ये इजी है ना तो हार्ड है। मॉडरेट लेवल, थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू को यदि ध्यान रखा जाए तो थोड़ा सा उससे एबव मॉडरेट या मॉडरेट प्लस आप बोल सकते हो। हाँ, ये जरूरी था इस क्वेश्चन में ये देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आपको मतलब पूरा कवर किया गया है। जैसे इस बार काइनेमेटिक से भी क्वेश्चन आए हैं, हीट से भी क्वेश्चन आए, मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स से जितना एक्सपेक्टेशन था उतना तो क्वेश्चन नहीं आया। मॉडर्न फिजिक्स से 9 क्वेश्चन है और मॉडर्न फिजिक्स सब लोग 10 प्लस मान के चलते हैं, 11-12 क्वेश्चन। तो मॉडर्न से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन काइनेमेटिक्स की तरफ इस बार क्वेश्चन 2-3 बढ़े हैं। तो चलो बच्चों, थैंक यू, यहीं तक। ओके, थैंक यू बच्चों।